नमस्कार, मैं हूँ मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। भारतीय बाज़ारों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने मिल रहे हैं। पिछले कुछ वक़्त से तो बाज़ारों की स्थिति काफ़ी खस्ताहाल ही नज़र आ रही है और आज सोमवार सुबह जब शेयर बाज़ार खुले तो अ, इस कदर की खबरें सामने आई कि ये साल की सबसे बड़ी दूसरी गिरावट है। करीबन 2226 अंक गिरकर सेंसेक्स बंद हुआ है, वहीं निफ्टी भी 742 अंक गिरकर बंद हुआ है। शेयर बाजार में तो मंदी का माहौल चल ही रहा है। सोना चांदी भी आज धड़ाम होते हुए नजर आए और इसका सीधा सीधा असर पूरे भारतीय बाजारों पर और ना सिर्फ भारत, देश दुनिया के अलग अलग देशों पर भी इसका असर देखने मिल रहा है। आज इसी पर बात करेंगे कि आखिरकार शेयर बाजार में इतनी गिरावट क्यों दर्ज हो रही है और आने वाले कुछ महीने भारतीय बाजार और एशियाई बाजार और वैश्विक बाजार के लिए कैसे रहेंगे, ये जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और एक खास एक्सपर्ट हमने हमारे साथ आमंत्रित किए हैं ताकि इन सारी बातों को हम डिटेल में समझ सकें। मेरे साथ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर प्रवीण जाधव है। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। शेयर बाजार सर, बहुत बड़ी गिरावट आज दर्ज हुई है। क्या वजह मानते हैं इसकी कि शेयर बाजार लगातार नीचे जा रहा है? मैम इसके अभी जो 2 मेजर रीज़न हैं, जैसे कि अभी आप कुछ दिनों से आप मीडिया में हमेशा देखते आ रहे हैं कि जो यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहा है मतलब जी। पूरी दुनिया के ऊपर जो टैरिफ लगा रहा है, तो उसकी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें गिरावट की संभावना है और उसकी हुँ, वजह से सारे जो मार्केट रिएक्ट कर रहे हैं कि जो ओवरऑल डिमांड है यूएस मार्केट में, वो गिरने के चांसेस है दैट इज़ द मेजर वन रीज़न। और जो हुँ, दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है जो बहुत सारे कंसल्टेंसी फर्म्स है जिन्होंने बोला है कि यूएस मार्केट स्लो डाउन जा सकता है मतलब जी। जो मानते हैं कि आर्थिक मंदी की तरफ यूएस मार्केट जा सकता है हुँ, क्योंकि क्या होगा जैसे ही टैरिफ ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी यूएस लगा रहा है उसके हुँ, वजह से जो भी प्राइसेस है कमोडिटीज की वो यूएस मार्केट में बढ़ जाएगी तो जी। उसके वजह से जो इन्फ्लेशन है यूएस मार्केट में बढ़ेगा जब इन्फ्लेशन यूएस मार्केट में बढ़ेगा और लोगों के पास पैसा लाइक ऑब्वियसली उनकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी तो उसका हुँ, सीधा इम्पैक्ट जो है डाउन टर्न रिसेशन टाइप सिचुएशन हो सकता है यानी मतलब जो ग्लोबल महासत्ता है हुँ, उसमें जब गिरावट आ जाएगी उसके सीधा असर सारे देशों पे पड़ेगा क्योंकि जैसे हमने देखा कि हमारा ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ और जब डिमांड वहाँ पे कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ द हाई प्राइसेस तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी के ऊपर और बाकी के इकोनॉमी के ऊपर पड़ सकता है तो ये दो मेजर रीजन ये जो मार्केट गिर रहा है उसके रीजंस है आपने देखा होगा इवन यूरोपियन मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया है तो जी। ऑब्वियसली इट इज वेरी यस जी, बिल्कुल। तो जब से अमेरिका में राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है, तब से अलग-अलग जो निर्णय सामने आ रहे हैं, वो ना सिर्फ़ अमेरिका के बाज़ारों पर, वैश्विक बाज़ारों पर असर डाल रहे हैं। ये ऐलान तो भले ही ट्रंप ने कर दिया कि हम अमेरिका को सबसे अमीर देश बनाएँगे, सबसे शक्तिशाली तो है ही, अमीर देश बनाएँगे, लेकिन अमेरिका को अमीर बनाने के चक्कर में अ, अमेरिका के बाज़ार आर्थिक मंदी की ओर जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में क्योंकि हमने देखा प्रदर्शन कर रहे हैं लोग वहां सड़कों पर उतर आए हैं ट्रंप के खिलाफ। तो ये जो है इसका असर तो भारतीय बाजारों में होना ही था और आज सोमवार को जैसे ही शेयर बाजार खुलते हैं शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट नजर आ रही है। सर, चलिए, अमेरिका में तो आर्थिक मंदी के आसार आप जैसे एक्सपर्ट जता ही रहे हैं। वैश्विक बाजार के क्या हाल होंगे, भारतीय बाजार के आने वाले कुछ महीनों में क्या हाल होंगे? क्या अमेरिका आर्थिक मंदी की ओर जाएगा तो सारे देशों को इसकी कहीं न कहीं असर भुगतनी पड़ेगी। ज़रूर मैम, देखो आजकल जितने भी देश हैं वो इंटरकनेक्टेड है। मतलब जी, हम बहुत सारी जो चीज़ों पे आत्मनिर्भर नहीं है। हम जैसे बताते हैं कि हम यूएस से भी काफ़ी चीज़ें सारी ले रहे हैं और यूएस भी हमारे से काफ़ी चीज़ें ले रहा है। जैसे फार्मास्यूटिकल गुड्स है, जो कि लाइक उन्होंने टैरिफ हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पे नहीं लगाया है, बट हम ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो बहुत सारे प्रोडक्ट उनको एक्सपोर्ट करते हैं और सिंपल जो रीज़न है कि कोई भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड कम हो जाता है। तो यूएस जब ड्यूटी लगाएगा तो शॉर्ट टर्म के लिए जो चीज़ें जिसका इलास्टिसिटी इनइलास्टिक है उसका डिमांड कम होने के चांसेस हैं। तो ये तो हो गया कि इंडियन मार्केट में जो भी एक्सपोर्ट हम यूएस के कर रहे हैं कम होगा। बट यूएस के साथ बाकी सारी भी अर्थव्यवस्था सारी कनेक्टेड है। जैसे हुँ, चाइना हो गया,
लाइक यूरोपियन यूनियन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे जो राष्ट्र हैं वो भी यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं और उनसे इंपोर्ट करते हैं। तो अभी चाइना की बात करें हम, तो चाइना ने भी बताया कि जब आप हमें हमारे ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी चार्ज कर रहे हैं तो हम भी फिर से आपके ऊपर ड्यूटी चार्ज करेंगे। तो इस तरह का जब टैरिफ वॉर शुरू हो जाता है, हर एक दूसरा जब कंट्री अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे कंट्री के ऊपर टैक्स लगाता है, तो ये जो कंडीशन है, ये सारे देशों के लिए इट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक। क्योंकि क्या हो जाएगा, लेट्स सपोज पहले यूएस ही था जो फ्री ट्रेड के लिए उन्होंने प्रेफरेंस दिया था। तो जैसे बताते थे, जो गैट का रूपांतर डब्ल्यूटीओ में हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो इम्पोर्टेंट इशू उन्होंने कवर किया था कि फ्री ट्रेड, सारे कंट्रियों के बीच में फ्री ट्रेड होना चाहिए, टैरिफ ड्यूटीज कम होनी चाहिए, टैरिफ ड्यूटी हम निगोशिएशन से एलिमिनेट करेंगे। तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव डब्ल्यूटीओ का था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का था, और उसमें यूएस का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट योगदान रहा है डब्ल्यूटीओ एस्टेब्लिशमेंट में और उनके उस तरफ। तब अब यूएस ही कह रहा है कि नहीं, जो इंडिया हमारे ऊपर ज्यादा ड्यूटी लग रहा है, तो हम भी इंडिया के ऊपर ज्यादा ड्यूटी लगाएंगे। बांग्लादेश हमारे ऊपर ज्यादा ड्यूटी लगा रहा है, यूएस हमारे ऊपर ज्यादा ड्यूटी लगा रहा है। तो जब ये टैरिफ वॉर सारे कंट्रियों के साथ हो जाएगा, तो ये जो फ्री ट्रेड का कंसेप्ट है, जो मुक्त व्यापार हम बोलते हैं, ये मुक्त व्यापार पे कहीं ना कहीं आँच आ रही है। और जब ये मुक्त व्यापार ही नहीं रहेगा, तो ये ड्यूटी की वजह से जो फ्री ट्रेड में या मुक्त व्यापार में काफी बाधाएं आएंगी। तो उसका इसका सीधा इम्पैक्ट जितने भी कंट्रीज डब्ल्यूटीओ से कनेक्टेड है, वो सारे कंट्रियों के ऊपर पड़ेगा। तो क्योंकि देखो, ये अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट कंज्यूमर पे पड़ने वाला है। इम्पोर्ट ड्यूटी कंट्री लगा रहा है, मतलब जो भी जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी ज्यादा लग जाएगी, उसका प्राइस जो है कंज्यूमर को ज्यादा देना पड़ेगा। तो जब प्राइस बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो और उसका सीधा इम्पैक्ट, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा लोगों का परचेसिंग पावर कम हो जाएगा, और ऑब्वियसली जब परचेसिंग पावर कम हो जाएगा तो जो जो डिमांड है अदर प्रोडक्ट्स के लिए वो भी कम हो जाएगी, और सारे कंट्रीज में उसका स्लो डाउन आने के चांसेस है। yes. तो डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि सारे देशों के साथ टीट फॉर टैट, उन्होंने कहा कि जैसे के साथ तैसा हम करेंगे, और ऐसा करके रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है। अलग अलग देशों पर अलग अलग परसेंटेज के आधार पर टैरिफ लगे हैं। भारत पर भी 26% लगा है, चीन ने भी अमेरिका पर 35% टैरिफ लगा दिया है। यानी अब टैरिफ वॉर देशों के बीच शुरू हो गया है, और ये टैरिफ वॉर हो सकता है कि वैश्विक मंदी की ओर सभी देशों को ले जाए। सर, ये टैरिफ वॉर अगर आगे चलता रहा तो क्या भविष्य देख रहे हैं, कितना असर होगा देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर? देखो, टैरिफ वॉर का जो मेन अदर एस्पेक्ट हम देखेंगे, तो जैसे हम इंडिया में कहते हैं कि भारत में हम कहते हैं कि कुछ प्रोडक्ट के ऊपर अभी यूएस सोच रहे हैं कि ड्यूटीज नहीं लगाए, बट एट द सेम टाइम हम यूएस से बायलैटरल रिलेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मतलब क्या, अब उसमें दो चीजें हैं, जैसे मल्टीलैटरल और बायलैटरल जो ट्रीटीज होते हैं। मल्टीलैटरल यानी क्या, जैसे हम कहते हैं कि डब्ल्यूटीओ का मेन ऑब्जेक्टिव था कि सारे कंट्री के साथ मुक्त व्यापार होना चाहिए, बट उसके बाद क्या हुआ, स्टिल इंपोर्ट ड्यूटी कुछ देश लगा रहे थे। इंपोर्ट ड्यूटी के साथ नॉन टैरिफ मेजर्स भी जैसे लगा रहे थे। तो यूएस में ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी ही लगाता है, बट ऐसी भी चीजें हैं कि जैसे हमारे जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, बोलते हैं कि नहीं, आपके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसमें रेसिडुअल्स है फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की, उस बेसिस पे वो हमारा प्रोडक्ट रिजेक्ट कर रहे हैं। तो दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पे है कि जब हम देखते हैं कि कितना इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं, तो हमें कंपैरेटिवली भी देखना चाहिए कि बाकी जो कंट्रीज है उसके ऊपर कितना ड्यूटी यूएस लगा रहा है। जैसे हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, तो हमारे जो मेन कंपटीटर है जैसे बांग्लादेश है या वियतनाम है, तो और चाइना है, तो यूएस ने हमारे लाइक इंडिया के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी चार्जेस के, उससे काफी ज्यादा चार्जेस जो ड्यूटी है चाइना, बांग्लादेश और वियतनाम पे लगाई है। तो इवन वो ड्यूटीज लगाता है इंडियन टेक्सटाइल या रेडीमेड गारमेंट के ऊपर, बट उसका ज्यादा असर हमारे कंट्री के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तो मेन रीजन है कि कंपेरेटिवली हमारा प्रोडक्ट फिर भी सस्ता हो जाएगा। सेकेंड जो चीज है, हम जो बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस की बात करें, जैसे चाइना ने तो अभी सीधा इंपोर्ट
ड्यूटी फिर से यूएस के ऊपर लगाए, बट इंडिया ने अभी ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया है। तो वी आर थिंकिंग कि हम सीधा उनके उनके लिए भी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से अच्छा है कि हम कोई निगोशिएशंस करें, हम उनके जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उससे बात करें और मिलके जो टैरिफ ड्यूटीज हम अभी सोच रहे हैं कि उसको कम करने के लिए कोई बायलैटरल जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं कि नहीं, उसके ऊपर भी चर्चा हो रही है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, जैसे हमारा इंडिया और आसियान कंट्रीज के साथ है, तो डब्ल्यूटीओ ने जो ड्यूटी डिसाइड की, लेट सपोज मैक्सिमम आप 15% ड्यूटी लगा सकते हो, बट आप निगोशिएशंस करके डब्ल्यूटीओ के फोरम में उस 15% ड्यूटी को 10 या 12% या 0% ड्यूटी तक भी ला सकते हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो अभी कहीं ना कहीं जो ये जो मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम से हम बायलैटरल ट्रेड सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो लोग अभी पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। हम एकदम से बोल नहीं सकते कि उसका फ्यूचर पे इम्पैक्ट ज्यादा क्या होगा, क्योंकि स्टिल टॉक्स आर गोइंग ऑन हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम बोले, बट हम सीधा लाइक बाकी कंट्रीज में भी देखते हैं, तो उसका मेन रीजन नॉट ओनली द टैरिफ जो मैंने पहले बताया था कि टैरिफ जो बढ़ा रहा है यूएस, वो भी नहीं है, बट जो रिसेशनली कंडीशन जो बड़े बड़े फर्म्स अभी बोल रहे हैं कि नहीं, यूएस जैसे 40 to 50% चांसेस है यूएस के कि वो रिसेशन में जा सकता है। ये भी एक मेजर रीजन है जो लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 में, तो 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो उसमें बहुत सारे लाइक डाउन टर्न हुआ था, बट उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे ज्यादा नहीं पड़ा था, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल जो सिस्टम था वो स्ट्रांग था। तो इसलिए आई थिंक वेट थोड़ा सा करना चाहिए। लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि पैनिक सेलिंग मत कीजिए, जस्ट वेट कि आगे क्या क्या हमारे ट्रेड रिलेशन यूएस के साथ क्या हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा थोड़ा सा स्टैंड रखना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना पड़ेगा। जी। सर पैनिक सेलिंग तो नहीं करना है, लेकिन जब मंदी आती है, जब शेयर बाजार गिर जाता है, तो बहुत सारे लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। तो क्या इन्वेस्ट का ऐसे अच्छा समय माना जाए, या फिलहाल इन्वेस्ट नहीं करना है, या कौन-कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आगे चलकर फायदा पहुंचा सकता है? जो मुझे लगता है जो अभी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट अभी नहीं करना चाहिए, कि जैसे ऑटोमोबाइल में सबसे ज्यादा जो ड्यूटीज के हम जो देखें लाइक इंडियन पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो बट आप फार्मास्यूटिकल जो स्टॉक्स है उसके लिए ऑब्वियसली आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एज अ फार्मास देखो, इम्पोर्टेंट जब इकोनॉमिक्स के लाइक एक अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से आप कोई भी चीज को एनालिसिस करते हैं, तो एक आपको अच्छा आइडिया मिल सकता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे टैबलेट है ब्लड प्रेशर की, तो इकोनॉमी बढ़ जाए या कम हो जाए, बट आपका हेल्थ इंपॉर्टेंट होता है। तो बीपी की टैबलेट की दवाई की रिक्वायरमेंट इंडिया में या यूएस में या यूरोप में या अफ्रीका में कम नहीं हो सकती है। तो आपको जो लाइक स्टॉक, सपोज मैं कहता हूँ कि आप कौन से स्टॉक ज्यादा गिर नहीं सकते, तो ऑब्वियसली वन स्टॉक होता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज के जो स्टॉक है उसके उसको आप परचेस कर सकते हो, क्योंकि उसका ज्यादा इम्पैक्ट जो है ऐसे कि आपके रिटर्न्स कम होने के चांसेस कम है, क्योंकि लोग कंडीशन कैसे भी हो जाए, तो इंटरनेशनल मार्केट में या डोमेस्टिक मार्केट में ये इसका डिमांड तो मार्केट में रहेगा ही। तो मुझे लगता है कि जो ज्यादा सेंसिटिव है टैरिफ से, वो सेक्टर पर जैसे स्टील हो गया, क्योंकि स्टील के ऊपर भी ज्यादा ड्यूटी लगा है। जैसे तो आप टाटा स्टील देखोगे या टाटा मोटर्स देखोगे, उसका उसके जो शेयर से आज बहुत ज्यादा गिर गए हैं। तो जैसे आपने देखा होगा जो कोविड-19 का समय था, तो कोविड-19 में लोगों ने कोविड-19 के बाद जो स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी इवन डीमैट अकाउंट्स भी बहुत ज्यादा खुले थे, क्योंकि लोगों ने देखा कि स्टॉक मार्केट है सडन डाउनटर्न हुआ था जब ये कोविड-19 पैंडेमिक आया था, बट उसके बाद जब मार्केट रिकवर होगा तो लोगों ने काफी अच्छा जो रिटर्न है वो इन्वेस्टमेंट से मिला था। तो जब भी मार्केट डाउन जा रहा है, ऑब्वियसली आज आज तो डाउन जा रहा है, तो अभी ये फ्राइडे तक आप वेट कर सकते हो। फ्राइडे के ये जो वीक है फ्राइडे तक, आप जब उसको एनालाइज करेंगे तो आपको एक अच्छा आइडिया आ जाएगा, आई थिंक। बट
आफ्टर इन फ्राइडे आप थोड़ा रिसर्च करके स्टॉक्स ले सकते हो। तो ये जो भी डाउन टर्न जा रहा है तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक चांस भी रहता है कि अभी सपोज टाटा मोटर्स 1200 रुपए तक चला गया था, अभी उसका प्राइस जो आज है लेट सपोज 600 से भी कम आ गया है। तो वो सारे स्टॉक्स है जिसका बेसिक फंडामेंटल जो कंपनीज का अच्छा है, वो तरीके के स्टॉक आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली आपको ज्यादा गेन नहीं होगा, बट हमारे पास यूएस की मार्केट नहीं, जो हम यूएस में भी एक्सपोर्ट नहीं करते, तो इसके अलावा जैसे अफ्रीका में भी टाटा मोटर्स के प्लांट है, तो वो कंट्रीज में क्या डिमांड रहेगी उसके ऊपर भी टाटा मोटर्स के जो रेवेन्यूज है वो डिपेंड करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो जैसे स्टॉक ऑटोमोबाइल कंपनी में ऑब्वियसली डाउन टर्न होगा, बट कुछ जो कंपनी जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, ऐसे कंपनीज के स्टॉक यू कैन ऑलवेज चूज, और जो हुँ, सेक्टर पे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, जैसे मैंने फार्मास्यूटिकल सेक्टर, तो जी। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के शेयर से उसके लिए हमें परचेस करने चाहिए। दूसरा ये भी हमें देखना चाहिए कि कंपैरेटिवली हमें जो टैरिफ यूएस लगा रहा है, उसके अलावा बाकी सेम प्रोडक्ट पे बाकी कंट्रीज पे जो हमारे मेजर कंपटीटर है, उसके ऊपर जी। कितना इम्पोर्टेंट यूएस लगा रहा है, और उसमें हुँ, हमें कंपैरेटिवली एडवांटेज है। तो वो हुँ, सारे सेक्टर्स के भी स्टॉक आप ले सकते हैं। बट अभी जो ये वीक है, इट्स वेरी क्रूशियल। फ्राइडे, हुँ, थर्सडे, फ्राइडे तक आप वेट कीजिए। फ्राइडे लगता है कि कोई कंपनी जो फंडामेंटल अच्छा है और इसका स्टॉक हुँ, आप ले सकते हैं, तो फ्राइडे इज आई थिंक बेटर डे टू चूज योर राइट स्टॉक, जो जिसका डाउन टर्न बहुत ज्यादा है। जैसे हमने देखा कि कोविड में बहुत डाउन टर्न गया था, बट आफ्टर रिकवरी पीपल गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट। ऑब्वियसली उसके बाद लोगों ने ज्यादा डिमांड किया, तो बबल टाइप एक क्रिएशन हो गया था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल वर सेइंग मार्केट आर नॉट वर्किंग ऑन अ फंडामेंटल्स, कि हुँ। वो तो जस्ट लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट से अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो बहुत सारे जो यंग जनरेशन भी स्टॉक मार्केट में आए थे और उन्होंने परचेसिंग चालू किया था। तो मुझे लगता है कि आई थिंक वी नीड टू वेट फॉर दिस वीक। यस मैम। जी, बिल्कुल, तो ये क्रूशियल वीक लग रहा है क्योंकि ब्लैक मंडे से शुरुआत हुई है, 19 लाख करोड़ आज धुल गए हैं, लेकिन इस वीक में जो फ्राइडे आएगा वो ब्लैक फ्राइडे होगा या गुड फ्राइडे होगा, ये आने वाला यस। वक़्त तय करेगा। सर, एक आखिरी सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी कि सोना-चांदी में भी बहुत ज़्यादा आज गिरावट आई है, क्या ये गिरावट बनी रहेगी? क्या ये अच्छा मौका है क्योंकि शादी-ब्याह का सीज़न भी आने ही वाला है और शुरू भी हो गया है बल्कि, तो क्या ये अच्छा मौका है कि हम गोल्ड अगर खरीदना चाहते हैं, चांदी खरीदना चाहते हैं तो खरीद लें डाउन होगा और भी या अप होगा? ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सोना-चांदी हम सबसे सीधा-सीधा जुड़ा हुआ है हर आम आदमी से। देखिए, अभी जो गोल्ड और सिल्वर मार्केट की बात कर रही तो उसमें ज़्यादा गिरावट आने के और चांसेस है। क्योंकि हुँ, जब हम गोल्ड और सिल्वर कहते हैं, हम नहीं भी खरीद लेंगे तो उसका हुँ, इम्पैक्ट हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। इट्स नॉट जी। एसेंशियल कमोडिटी। तो मुझे हुँ, लगता हुँ, है कि ऑब्वियसली लोगों के पास पैसा होगा तो ऑब्वियसली डाउन टर्न जाएगा तो लोग परचेज़ कर लेंगे। बट मुझे लगता है कि अभी गोल्ड और सिल्वर खरीदने के लिए ज़्यादा लोगों ने सोचना नहीं चाहिए, बिकॉज़ हुँ, ऑब्वियसली उसमें और गिरावट आने के जो मोस्टली जो एक्सपर्ट, जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जी। गोल्ड जो है और ज़्यादा कम हो सकता है। तो एक हुँ, राइट प्राइस आपको देखना चाहिए कि कहाँ पे आप हुँ, गोल्ड और सिल्वर खरीद सकते हैं। तो मुझे अभी ये लगता है कि आप हुँ, गोल्ड एंड, क्योंकि देखो कोई भी जो कम्युनिटीज़ गोल्ड हमारे लिए तो सिर्फ शादी-ब्याह में वो दिखाने का चक्कर होता है, बट बाकी हुँ, मार्केट में ऐसा नहीं है। क्योंकि लोगों जी। के पास पैसा नहीं होगा तो दे विल गो फर्स्टली विद द एसेंशियल कमोडिटीज़। गोल्ड यस, और यस। सिल्वर उनके लिए वो बात होती है। हमारे जैसे लोगों को दिखावे के लिए भी चाहिए होता है या शादियों में हुँ, देने के लिए चाहिए। तो वैसे हुँ, सिस्टम बाकी देशों में नहीं है। तो आई हुँ, थिंक अभी जो गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट के लिए थोड़ा-सा वेट हमें फिर और करना चाहिए, क्योंकि और हुँ, ज़्यादा गिरावट होने की चांसेस है, और हुँ। उस समय आप लेंगे तो आपको इन नियर फ्यूचर ज़्यादा अच्छा फ़ायदा हो सकता है। जी, तो ये एक अच्छी खबर है क्योंकि सोना-चांदी लगातार आसमान छूते जा रहे हैं। आम आदमी की पहुँच से अब सोना-चांदी दूर हो गया है। ऐसे में अगर 5 से 10,000 भी गिरावट आती है, तो सोने-चांदी की खरीदारी में ज़रूर उछाल आएगा। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स को इम्पोर्टेंट टिप्स देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा जुड़ते रहना चाहिए क्योंकि ये जो सारी बातें हैं आपके लिए जानना
बेहद ज़रूरी है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि यहाँ हम वही बातें करते हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आजकल शेयर बाज़ार में हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आप हमें ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए। वोडाफ़ोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।